नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 26 नवंबर को होने हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. भागी, जो कि एनडीटीए के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार सर, आप एनडीटीए की ओर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद जी। सर, कुछ बेसिक सवाल जो टीचर्स के सामने हैं वो है कि सबसे पहले एक मुद्दा जो पिछले कई चुनावों से तैर रहा है शिक्षकों के बीच में, वो है एब्जॉर्प्शन को लेकर के। अब आप जो फॉर्मूला लेकर के आए हैं वो रेगुलराइजेशन का फॉर्मूला है, तो ये एब्जॉर्प्शन और रेगुलराइजेशन में अंतर क्या है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं टॉकिंग न्यूज़ का कि आप लोगों ने एक सभी कैंडिडेट्स के विचारों को शिक्षकों में फैलाने का जो बीड़ा उठाया है। डेमोक्रेसी के अंदर यही एक किसी भी न्यूज़ चैनल का काम बनता है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं पहले ये कहना चाहूँगा, आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ बड़ी जल्दी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स की एसोसिएशन में पक्ष विपक्ष नहीं होता। टीचर सारे एक ही पक्ष में रहते हैं, और जब सारे टीचर्स एक ही पक्ष में रहते हैं, नूडा के अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, तो उस अम्ब्रेला के नीचे अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहने का सबको अधिकार भी है, और उसको अपने तरीके से तर्क के साथ में अपनी परिणति तक पहुँचाने का भी सबका बीड़ा रहता है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत झगड़ा या लड़ाई या नहीं है। ये केवल ये है कि भाई क्या हमने टर्म यूज़ करना है या क्या नहीं करना है, या हमारी अप्रोच कैसी होनी है या नहीं होनी है, या फिर हमारे क्या डिसीजंस किसी ओवरऑल बड़ी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं क्या, या हम शिक्षा और शिक्षक की राजनीति में वाकई अपना पूरा दमखम लगा करके लगे हुए हैं। तो इसी में सिर्फ आपको अंतर देखना पड़ेगा। मुद्दे तो सभी के यही मिलेंगे कि चाहते तो सभी ये हैं कि एडहॉक टीचर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं बहुत समय से, उनकी परमानेंट स्टेटस हो जाए। अब हम जो रेगुलराइजेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी डिक्शनरी को, किसी टेक्निकल टर्म्स की डिक्शनरी को आप उठा के देख लीजिए, ये हमेशा से रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एडहॉक बेसिस या टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, वो किस भी प्रोसेस से, किसी भी माध्यम से अगर उसका स्टेटस परमानेंट होता है, तो इस प्रोसेस को रेगुलराइजेशन कहते हैं। तो हम प्रोसेस का नाम ले रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि इनका रेगुलराइजेशन का मायने ये बनेगा कि आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा और इंटरव्यू में जाने के बाद में आपको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, क्या वो ये गारंटी कर रहे हैं कि लोगों को घर बैठे चिट्ठी मिलेगी? अगर वो ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे घर बैठे लोगों को परमानेंट होने की नियुक्ति की चिट्ठी मिल जाएगी और उसके लिए उनको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, नॉट इवन अप्लाई एंड नॉट इवन अपीयर इन द, कुछ नहीं उनको करना पड़ेगा, तब मैं भी इस शब्द को अपने तरीके से एब्जॉर्प्शन कहने के लिए तैयार। परंतु कहें हम सब वही बात कि कोई प्रोसेस से, तो फिर टेक्निकली करेक्ट चीज क्यों नहीं इस्तेमाल करें? क्यों मैं इसको टेक्निकली सही चीज को इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जब हम इस डिमांड को लेकर के किसी रेलेवेंट अथॉरिटी के सामने जाएं, तो उसको वो बात समझ में आना चाहिए ना। हम यूजीसी जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाएंगे, किसी ब्यूरोक्रेसी के सामने पहुंचेंगे अपनी डिमांड को लेकर के, तो जो शब्द, अब आप देखिए, अभी पंजाब में डिक्लेयर हुआ ना, वहां पर बिल ऑन रेगुलराइजेशन आया। अब उसके अंदर बहुत कमियां हैं, वो हम बिल्कुल एमुलेट कर लें, वैसे ही बांध लें, ये बात नहीं है। अभी सिक्किम के अंदर वहां आया तो वो भी बिल ऑफ रेगुलराइजेशन आया। तो बात ये है कि टेक्निकली जो एक्सेप्टेड टर्म है, हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? तो इसलिए हमने ये शब्द को चुना हुआ है। प्रोसेस क्या होगा? क्या वो एक बार ऑर्डिनेंस होगा, वन टाइम रेगुलेशन आएगा? क्या उसके अंदर जो है वो हमारी केवल स्क्रीनिंग होगी अप्लाई करने के बाद में, केवल ये सिर्फ देखा जाएगा कि भाई किसने कितने साल काम किया, उसकी वैधता के हिसाब से उसको वहीं पे आपकी अपनी पोजीशन पे
एडहॉक बेसिस से परमानेंट बेसिस पे कर दिया जाएगा या टेम्परेरी बेसिस से परमानेंट बेसिस पे उसका स्टेटस बदल दिया जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारे आर्गुमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, हमारे पास कितने तथ्य हैं उन बातों को मनाने के लिए, और हम अपने अंदर कम से कम ऐसी कंसेंसस क्रिएट कर लें कि हमारे विद इन जो वॉइसेस उठती हैं। अभी तो क्या है कि मैं सुनता रहता हूं कि वार्ड कोटा होता है तो भी कोई लेफ्ट के ही लीनिंग वाले ग्रुप जो उसका विरोध करने लगते हैं, और तमाम जनरल बॉडी मीटिंग्स में हमने देखा कि लेफ्ट के लोगों ने तो एब्जॉर्प्शन हो या आज जो मर्जी कहें चुनाव के समय में, लेकिन खुल्लम खुल्ला इसके अगेंस्ट वोट किया है और उन्होंने बार बार अपने तरीके से इसको नेगेट किया है। हमने हर बार अपना कंसिस्टेंट स्टैंड रखा है। मैं आई अगेन रिपीट, वी आर फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स, एग्जिस्टिंग, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर। ऑल एडहॉक्स या कुछ टाइम बाउंड एडहॉक्स हैं? देखिए ये तो चीजें जो है ना जी, सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर फिर दोबारा वही बात है कि फ्रैगमेंट्स नहीं कर सकते, तो आपको सभी के लिए इसमें फॉर्मूला कोई ऐसा निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है भी। अभी लोग कह रहे हैं कि कितने साल तय होगा, क्या 10 साल तय होगा? 10 साल तो नहीं तय होना चाहिए। 10 साल के बाद में तो बहुत सारे लोग लगे हैं, और खासतौर पे सेकंड ट्रांच पोजीशन में जो लगे लोग, वो सब तो 10 साल से कम ही समय हुआ होगा एक ही पोस्ट पर उनको काम करते हुए ना। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड बैकग्राउंड और एक सॉलिड लॉजिक बनता है। वो ये बनता है कि लास्ट टाइम जब एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें से पहले जिन लोगों ने उन एडहॉक पोजीशंस के ऊपर ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई भी किया, अपने आप को इंटरव्यू के लिए और स्क्रूटनी के लिए एक बार पेश भी किया। यूनिवर्सिटी को वो काम करना चाहिए था, कॉलेजेस को वो काम करना चाहिए था, ये असमर्थ रहे, इनके खुद अपने इनमें कमियां रही हैं सिस्टम में, इसके लिए एडहॉक शिक्षक जो है या तदर्थ शिक्षक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई कट ऑफ डेट हम निकाल सकते हैं कि 2019 में जब लास्ट एडवर्टाइजमेंट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के आए थे, तो उससे पहले से जो लोग उस एडवर्टाइजमेंट से पहले तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उन लोगों का इन पोस्टों पे हक बनता है, जिनको करीब करीब अब 2 या 2 से ज्यादा वर्ष हो गए लगातार। 2019 की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का तो रिजर्वेशन ही बाद में आए, तो उस स्थिति में क्या हो? देखिए, ये हमने बार बार इस बात को स्थिति को क्लियर भी किया है कि जब ये रेगुलराइजेशन होना है तो इस रेगुलराइजेशन की एक इनहेरेंट चीज है कि ईडब्ल्यूएस की 25% सीटें भी डिक्लेयर साथ होना है। आप इसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में नहीं देख सकते। हमने कभी भी इस बात की मतलब वकालत नहीं की कि आप जो हैं कुछ भी ओपन ना रहे। देखिए, जो लोग सिस्टम में नहीं है फिलहाल या किसी कारण से इस वक्त सिस्टम में नहीं है लेकिन उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपको उनके लिए भी जगह छोड़ना। और वो जगह कहां से आएगी? वो पोजीशंस ही 25% सीटें जो ईडब्ल्यूएस की बढ़ेंगी उसके माध्यम से आएगी, ताकि उन लोगों के लिए भी समान अवसर रहें इस सिस्टम में। तभी तो हम आपस में समन्वय बिठा पाएंगे। अदरवाइज तो क्या है कि ये सारा मामला लिटिगेशन में फंस सकता है, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अभी तक तो प्रशासनिक कारणों से या पॉलिटिकल रीजन से या आक्रामकता के कारण जो है लोगों को सफर करना पड़ा, और अब सालों साल कोर्ट के अंदर लिटिगेशंस के माध्यम से। इसीलिए हमने बार बार कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन भी लागू होना चाहिए इसमें, ताकि कोई रोस्टर के मसले को लेकर के किसी के मन में कोई दुर्व्यवहार ना रह जाए या कोई ऐसी बात ना रह जाए कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। वहां पर भी पूरी जस्टिस नजर आना चाहिए। ये जस्टिस नजर आना चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपना समय दिया है, उन लोगों के साथ भी जस्टिस हो जाए, कोई उनके डिस्प्लेसमेंट ना हो, और साथ साथ में जो सिस्टम में नहीं किसी कारण से आज, उनके लिए भी समान अवसर की बात करता। सर, 14 नवंबर 2017 को आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे जी, और एक जूरी बनाई थी आपने जी इस चीज को लेकर के, तो उसके बाद सर क्या मतलब कुछ उसमें प्रोसेस कर पाए? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2017 के बाद नहीं, एक्चुअली में 2016 सन में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए जी। 2016 सन में जब थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर जितना रोष दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने व्यक्त किया, अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस दोनों को लेकर के, उस समय से ही हमारे एनडीटीएफ के अंदर एक मंथन स्टार्ट हो गया था।
और हमने बार बार उस समय रहे वाइस चांसलर से आग्रह भी किया, कोर्ट के माध्यम से भी किया, इवन मिनिस्ट्री के पास हम लोग गए, मिनिस्ट्री ने भी कई पत्र लिखे, जो हमारे उस टाइम वाइस चांसलर प्रोफेसर त्यागी थे, कि भाई आप इस रेगुलराइजेशन प्रोसेस को उस टाइम पे जिस भी मेथड से होता उसको आप करें। और फिर हमको 2017 में इसके ऊपर जब हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल सीरियसली इस चीज़ को ले नहीं रहा और वो कई सालों से इसको लिंगर करता चला आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक बहुत छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर ही जो अपॉइंटमेंट कुछ हुए, बाकी समय तो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अपॉइंटमेंट हुए ही नहीं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं हुए। तो बहुत लंबे समय से ये, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर रोक सा लगा हुआ था, अनरिटन कहना चाहिए बैन लगा हुआ था, तो इन सबको लेकर के हमने मंथन स्टार्ट किया था और हमने 2017 में एक भूख हड़ताल करी थी। वो एक वाइस चांसलर के खिलाफ जो चीज़ों को रोक रहा था, वहां से उसका बिगुल फूका था। और साथ ही साथ हमने उसी समय ये डिसीजन भी किया था कि हमने कैसे 50-30-20 का जो उस समय फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा खतरा लोगों पे मंडरा रहा था, क्योंकि 50-30-20 के अंदर कुछ लोग उसके फॉर अभी भी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन 50-30-20 के अंदर खतरा जानते हैं क्या आप, कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कम मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट हैं या यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो बाहर रहने का खतरा है, जो हो सकता है डॉक पे काम कर रहे हो, तो उनके डिस्प्लेसमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी उसमें बन रही थी। ऐसे लोग जिनके पास में 10-10, 12-12, 15-15 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारे पब्लिकेशंस होंगे, लेकिन वो बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जैसे केरल, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कहीं और जहां पर रिटायरमेंट एज 56, 60, 62 ऐसी है, तो वहां के लोग भी यहां 65 की रिटायरमेंट एज के कारण कहीं शिफ्ट तो नहीं होना चाहेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने जो है एक समान फील्ड सबको मिले। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे थे कि पैरेलल फील्ड, कम से कम एक सबके लिए समान अधिकार का फील्ड तो मिले। तभी हमने उसको कहा था कि हम इस तरह का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला जिसमें किसी खास तरह की यूनिवर्सिटी के लोगों को नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो, हम उसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन किसी खास यूनिवर्सिटी के लोगों को नुकसान हो, इन सब चीजों को देख करके हमने उसका उस टाइम विरोध किया था। और फिर हमने उसी फॉर्मूले के तहत 2018 के रेगुलेशन में सबसे पहला काम यह किया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होती थी, वो 2017 की जब आपने बात करी ना जी, तो 2018 में उसका पहला, जुलाई 2018 में पहला उसका फायदा हमको मिला रेगुलेशन के माध्यम से, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडहॉक सर्विस काउंट हुई। और आपने देखा उसके माध्यम से जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में जिनके पास 8 या उससे साल का ज्यादा साल का केवल तदर्थ का भी, केवल एडहॉक एक्सपीरियंस भी था, टीचिंग एक्सपीरियंस, उनका भी डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट हुआ। जी सर, इसी में तो यही तो एक स्टेप्स हैं जी। इसी मेंबर रहते हुए आपने इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया, ऐसा कहा जाता है आपको लेकर के, कि जब आप देखिए, कुछ लोगों के कहने की आदत हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ उतनी बात कहता हूं जितनी से ज्यादा मैं कर सकता हूं या हमारा संगठन कर सकता है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते बहुत बड़ा बड़ा हैं, करते बिल्कुल नहीं है, ये तो उसके विपरीत कर देते हैं। तो बात यह है कि मैं उतना ही संतुलित होकर के बोलता हूं जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, किसी की अंदर आशाएं पैदा करना और उन आशाओं को फिर पूरा ना करना, ये ज्यादा बड़ा क्राइम है देन नॉट समटाइम्स डूइंग थिंग्स। उसको धोखा देना, ये धोखा देने वाली पॉलिटिक्स और झूठ की पॉलिटिक्स में हम लोग बिलीव नहीं करते। सर, एनडीटीएफ को लेकर के फिलहाल जो शिक्षकों में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, या एनडीटीएफ के जो भी विचार हैं उस पर संदेह किए जा रहे हैं कि आप सरकार से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, और जब आप जीत जाएंगे तो सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे, बल्कि शिक्षकों के हित में आने वाली नीतियों का समर्थन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं तो इसके बारे में आप सारे अपने शिक्षक साथियों की मतलब जजमेंट पे छोड़ता हूँ। 2014 से ये केंद्र में सरकार है। कोई भी व्यक्ति अगर हमको ये बता दे कि ये पॉलिसी सरकार की आई थी जो शिक्षा या शिक्षक के विरुद्ध थी, और एनडीटीएफ जो थी वो सरकार के साथ खड़ी थी, ना कि शिक्षकों के साथ, तो फिर हम आपकी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं। टीचर इस बात को समझ चुके हैं, इस तरह की बोगीज को नहीं। देखिए क्या है, जिन लोगों को एजेंटी की आदत पड़ जाती है ना, या जिन लोगों को सेटिंग्स की आदत पड़ जाती है, उनके लिए सरकार केंद्र में किस कलर की ये फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग दिल्ली की सरकार से भी सेटिंग करेंगे और मौका पड़ने पे केंद्र की सरकार के साथ भी सेटिंग करेंगे।
सरकारी संगठन वो नहीं होता जो सरकार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वैसे मानता हो। तो उस हिसाब से तो कोई व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का होगा या कोई व्यक्ति उसका समर्थक होगा तो क्या वो शिक्षकों का दुश्मन होगा या सिर्फ उसकी पॉलिसी को अंधा? देखिए, हर टीचर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी है भारत का। वो भारत के राष्ट्र का एक, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसके भाग्य विधाता तो क्या बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको राह दिखाने वाला तो है ना। तो इस तरह से किसी भी शिक्षक संगठन को उस पर इस तरह का चार्ज लगाना या इस तरह की बात करना, जो लोग करते हैं उनकी अपनी मानसिकता को शो करता है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वो तो वाइस चांसलर तक से सुना है कि सेटिंग कर जाते हैं, और वो तो सुना है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आम आदमी पार्टी से सेटिंग कर जाते हैं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों ने खुद अपने चरित्र में इन चीज़ों को नहीं ढाला, वो दूसरों पे कम से कम कमेंट ऐसा ना करें। शिक्षक साथी सब समझते हैं और हम शिक्षा और शिक्षक के साथ खड़े हैं। डूटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा और शिक्षक के लिए खड़ा है। वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं खड़ा, बल्कि इसके विपरीत मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ पर जो करंट डूटा के ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बचाने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए डूटा के मंच का दुरुपयोग किया। एक सिर्फ एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि हम वुमेन डिग्निटी पे काम करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, जबकि उसके विपरीत कई बार जेएनयू में कई घटनाएं हुई, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया। परंतु वंदना मिश्रा, हमारी अपनी साथी, जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती, जेएनयू में गई और जब उनको घंटों तक घेराव किया गया, उनके ऊपर डिस्कशन तक करने के लिए करंट ऑफिस बेयरर्स ने मना कर दिया, रेजोल्यूशन तो पास करने की बात दूर की है। तो ये सब इस तरह से नहीं चलता है। हमको अगर शिक्षक के साथ खड़ा होना है, शिक्षा व्यवस्था के साथ खड़ा होना है और ये देखना है कि सब चीज़ें ठीक से चलें सुचारू रूप से, तो हमें समान तरीके से सभी उन शक्तियों को देखना पड़ेगा जो हमारे विरुद्ध काम कर रही हैं। तो केवल हम पॉलिटिकल लाइंस पे तो करते हैं या पॉलिटिकल नहीं करते, ये तो टीचर्स की जजमेंट पे हम छोड़ते हैं। सर, पेंशन चार्ज लगाने की बात एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि पेंशन का मुद्दा है। पेंशन के मुद्दे में कहा जा रहा है कि आपने स्मूथ काम किया, लेकिन दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि सिर्फ ये आपका स्टेक नहीं है बल्कि उनके बरसों का मेहनत है। नहीं, मैं तो मानता हूँ, मतलब ये मैंने कभी भी इस चीज़ को ये नहीं कहा, चाहे प्रमोशन हो या पेंशन हो या कोई भी मुद्दा हो, मैंने कभी क्लेम नहीं किया। मैंने मुंह से, आपने कभी सुना नहीं होगा कि मैंने कहा कि मैंने कर दिया है। सबने मिलजुल के किया है और आगे भी हम सब मिलजुल के करेंगे। परंतु जब मैं कहता हूं कि सबने मिलजुल के किया है, उसमें शिक्षकों का रोल है, तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि प्रेजेंट ऑफिस बेयरर्स का रोल है उसमें। उनका रोल इसमें, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, नेगेटिव रहा है। उन्होंने चीज़ों को टीचरों के पास जो जानी चाहिए थी, जिस तरह से जानी चाहिए थी, उसमें जाने में अगर रोड़ा नहीं अटकाया कहूँ, तो कम से कम उसको तेजी से उनका पहुँच या फ्रस्ट्रेट भी नहीं किया। 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुए थे, तो आपने क्या स्मूथनेस इस दिशा में दिखाई कि ये जल्दी नहीं, हमने तो 2016 के बाद ही 2 मुद्दों के ऊपर, जैसे आपको कहा ना, अपनी नीति को बदला था, अपने मंथन में एनईटी के बदला था और रेगुलेशन में जो कमियां हैं 2010 के, उसको हटाने का संकल्प लिया था। और हमने बिल्कुल 1.5 पेज का एक पेपर बनाया था कि क्या वजह हैं जिनकी वजह से प्रमोशंस रुके हुए हैं। क्योंकि केवल एक एपीआई पीबीएस वजह नहीं थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, एपीआई पीबीएस तो कई और विश्वविद्यालयों में भी था, लेकिन वहां तो एक समय के बाद में फिर भी टूटी फूटी प्रमोशन तो हो रही थी ना। तो यहाँ ना होने के कारण बिल्कुल केंद्रीयकरण, कॉलेजेस की हर फाइल को यूनिवर्सिटी में लाके पटक देना, कॉलेज के मुद्दों के ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल ध्यान ना देना, और ओसीआरसी मतलब ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स की डेट के अंदर रिलैक्सेशन ना होना, एडहॉक एक्सपीरियंस काउंट उसकी कोई रिकॉग्निशन ना हो पाना, क्योंकि 2014 के ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद तो जीरो मतलब ईयर एडहॉक एक्सपीरियंस काउंट होने की स्थिति आ गई थी। तो उन सबको हमने सही तरीके से लिखा, पहले पहचाना, उसको रेगुलेशंस के माध्यम से, और बाकी बचे यहाँ पर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक तरीकों में, उसमें सुधार ला करके, और फिर इस पूरे प्रोसेस को चलाया, मदद करवाया चलाने में, और सारे एक इकोसिस्टम को भी तैयार करने में मदद किया।
प्रोफेसर्स के साथ मिलके, प्रिंसिपल्स के साथ मिलके वार्तालाप किया, उनको समझाया कि लोगों के बहुत सामने समय से ये उनका राइट जो था वो उनको नहीं मिला है, तो आप लोगों को सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो ये सब फिर संभव हो सका और आपने देखा 1 साल के अंदर इस काम को हमने कर लिया। और मैं कह रहा हूँ कि इसी मैकेनिज्म से बिल आए बहुत अच्छा, उसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे रेगुलराइजेशन की। सर, एनोमली कमेटी है, उसमें क्या बाध्यताएं थी जो प्रमोशन को रोक रही थी? एनोमली कमेटी की तो अभी रिपोर्ट अभी फाइनल तो आनी है, 1-2 चीजें उसमें से अभी तक डिक्लेयर हुई हैं जी। अभी आने वाले वक्त में और बड़ी सुखद उसमें कई चीजें आने वाली हैं। नहीं, उसमें सबसे बाधा आपको क्या लग रही थी? जो उसमें उस समय से जो आपने रेगुलेशन से हटाया, उसके अंदर आप देखिए सबसे चीज जो बड़ी थी ना, वो थी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का नहीं हुआ था। आज आप देखें अगर तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोशन इन कॉलेजेस और प्रोफेसर इन प्रमोशन कॉलेज, उसकी सिलेक्शन कमेटी एक किया गया और चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी को उसका चेयरपर्सन। अगर मान लीजिए हमने ये चेंज नहीं करवाया होता तो भी सारी की सारी सिलेक्शन प्रोसेस एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का जो है वाइस चांसलर बन जाता चेयरमैन, तो वाइस चांसलर चेयरमैन बन जाता तो केंद्रीकरण हो जाता प्रोसेस का, सारी फाइलें जो यहां पर आ जाती थी उससे केंद्रीकरण। तो ये 2 चीजें ऐसी थी जिससे सालों लग जाने थे, परंतु हमने उसको 60-65 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया। जो एक काम केवल एक व्हाइट हाउस से होना था वो जाकर के 65 जगह पे हुआ, तो केवल यूनिवर्सिटी का काम जो है एक्सपर्ट भेजने का रह गया। और उसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सेम है। ये तो बाई चांस हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से नहीं, मतलब बाकी स्क्रीनिंग और प्रोसेस रेगुलराइजेशन का चल सका। अदरवाइज कोई आने वाले वक्त में चाहेगा तो सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर का जिस डिपार्टमेंट में करने के लिए कमेटी जाए, वो वहां पर कोई अगर प्रमोशन का केस बचा हुआ है या नया ड्यू हो जाता है एसोसिएट का या प्रोफेसर का, वो भी एक ही दिन में कर सकता है। तो एक कमेटी को 3-3 बार क्यों अलग अलग बार बुलाना? तो इस तरह से चीजों को बहुत स्ट्रीमलाइन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर के बड़ा प्रश्न है कि स्क्रीनिंग कमेटी में 100% मार्क्स अगर कमेटी को दे दिए जाते हैं तो एक बड़े डिस्प्लेसमेंट का खतरा जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि जो भी मैनिपुलेशन करने का काम होता है ना जी, जिसमें मैनिपुलेशन करना होता है, आप उसको कोई मैकेनिज्म दे दीजिए, वो मैनिपुलेशन करके ही रहता है। हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं तैयार करना चाहते जहां पर हमारे जो एडहॉक साथी लगे हुए हैं उनका आप एब्जॉर्प्शन कहिए, रेगुलराइजेशन कहिए, वो संभव हो जाए। और फिर आने वाले समय में जब तक हमारे यहाँ पर जो मार्क्स डिफरेंट बोर्ड्स ने दिया उनके इक्वलाइजेशन का कोई मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं होता, पब्लिकेशंस का कोई इक्वलाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं होता, तो आप खुद ही बताइए कि जो मार्क्स आपने अवार्ड कर दिया, स्क्रीनिंग के लिए जो अवार्ड किया, वही फाइनल सिलेक्शन का पार्ट अगर बन गया, जब इक्वलाइजेशन का कोई है नहीं, तो फिर तो वही होड़ जो आपको 12वीं के बोर्डों में नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा अंक दो और ज्यादा से ज्यादा सीटें सिक्योर करो। तो ऐसा होड़ तो फिर आप क्या चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी लग जाए? तो वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए उसके लिए कोई और मैकेनिज्म आपस में कंसल्टेशन से हम तैयार करने की कोशिश करेंगे, तब इसको किस तरह से सम्मिलित करना करेंगे। जब तक सब बोर्ड, विभिन्न बोर्ड हैं भारत में, तो अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं। तो उसमें अब इतने सारे, तो आप दिल्ली, अब यहाँ 2014 से नहीं खुले ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस, परंतु प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2004 से 14 में तो नंबर ऑफ इतनी यूनिवर्सिटी खुली। अब वहाँ तो कई बार नंबर इस तरह से बांटे जा रहे हैं जैसे कि जिनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े अच्छे और खास तौर पे अगर आप उनको फिर कंपैरिजन करेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन लोग पढ़े हैं? संपन्न परिवारों के लोग पढ़े हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो मेरिट वाले बच्चे हर स्टेटा से आते हैं, उसमें वीकर सेक्शन से भी आते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के सब विद्यार्थी भी रहते हैं और दूसरे भी रहते हैं। तो अगर उनके अंक कम रह गए और इन यूनिवर्सिटीज के लोगों के अंक 80% और 90% वाले रह गए और उसके बेसिस के ऊपर आपने सिलेक्शन करा दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो क्या आप खुद ही जानिए इसके ऊपर, क्या वो सही होगा? वो तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का गला घोटने जैसी बात हो जाएगी जनाब। तो इसके लिए हम इस तरह से इस फॉर्मेट में बिल्कुल तैयार नहीं है।
हमारे लॉजिक्स हैं। हम लोग जो हैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। सर थोड़ा सा एकेडमिक से हट के सवाल होगा कि ये जो एब्जॉर्प्शन है, कहा जाता है कि आपने इसलिए विरोध किया कि आपकी जो पार्टी के लोग थे वो ज्यादा संख्या में नहीं थे ढॉक में, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ऐसा मेरे ही लोग हैं सारे जी। इसमें 100% लोग जो ढॉक पे काम कर रहे हैं वो मेरे लोग हैं और मेरे ही ग्रुप के लोग हैं। वो राष्ट्र के प्यार करने वाले लोग हैं, इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं, शिक्षा को प्यार करने वाले लोग हैं और शिक्षा की सेवा करने वाले लोग हैं। वो 100% हमारे ही लोग हैं। जी। एनडीटीएफ और एडी जो कि आपस में विरोधी दल माने जाते हैं शिक्षकों के बीच में, लेकिन आजकल एक प्रश्न जो है कुल बुला रहा है लोगों के बीच में कि आप दोनों लोगों के बीच में एक हिडन समझौता है। हाँ, वो आपने कल देखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जी। सर आपने कल देखा उसका एक एग्जाम्पल। जी, मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा एनईपी को लेकर। देखिए, हिडन नहीं, हमें जो समझौता करना होगा वो खुले तौर से करेंगे और हम लोग कोई हिडन काम नहीं करते हैं। बात यह है कि मेरा किसी भी ग्रुप से और किसी भी व्यक्ति से कोई बैर नहीं है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी हम लोग हमारे सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। सर अभी तो एक विरोध की स्थिति है, सभी तो एक विरोध की स्थिति। मैंने फिर कहा, मैं मानता ही नहीं इस बात को। ये रिप्रेजेंटेशन कौन लेगा टीचर्स का, ये सिर्फ इसका इलेक्शन है और रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद में सारे शिक्षक एक पक्ष के हैं जो शिक्षक और शिक्षा के बचाव के लिए खड़े हुए हैं। डूटा बनाते समय सर क्या होगा? डूटा बनाते समय कोशिश करेंगे कि सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन उसमें भी आ जाए। मेरी इच्छा तो यही रहेगी, जो ऑफिस बिरर बने वो सभी ग्रुप के लोग हों उसमें, चाहे लेफ्ट हो, चाहे एडी हो, चाहे इंटेक हो। और ये मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ, आई वुड लाइक एवरीबडी टू बी पार्ट ऑफ इट। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो समय बताएगा। एनईपी को लेकर के सर कहा जा रहा है कि आप लोग सरकार की जो नीतियां हैं उसी के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, मैं सरकार की उन नीतियों के पक्ष में खड़ा हूँ जो शिक्षा और स्टूडेंट के बेनिफिट में जाती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के बेनिफिट में नहीं जाती हैं उसके मैं पक्ष में हम लोग बिल्कुल नहीं खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मानना है कि फेस टू फेस टीचिंग का कोई अभिप्राय अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं बच्चे अभी, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए पीयर ग्रुप भी बहुत ज़रूरी है, वो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षक के साथ में सीधा संवाद और उसकी गाइडेंस की भी आवश्यकता रहती है और हमारे देश में इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं ये इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हम एक भी कोर्स का मतलब होता है जो वन ऑफ द पेपर, एक भी पेपर जो आज फेस टू फेस टीचिंग में हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर कोई मूक्स के माध्यम से चेंज करने की कोशिश करेगा उसका कड़ा विरोध ही नहीं करेंगे हम, तब तक उसको चलने नहीं देंगे जब तक कि वो फेस टू फेस टीचिंग में वापस नहीं आए। तो इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। हालांकि यूजीसी के रेगुलेशन में इस बात को थोपा नहीं गया है, ऑप्शनल रखा गया है। एक एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेरोगेटिव है कि वो कहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे इस बात को कि बिल्कुल नहीं, अभी हमारे स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं है, हमारे सिस्टम भी तैयार नहीं है। ये उन विश्वविद्यालयों के लिए या उन कंट्रीज के लिए होता होगा जहाँ पर ना तो शिक्षक अवेलेबल हैं और जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन ऑफ लर्निंग के स्टेजेस में लोग पहुँच चुके हैं और वो लोग घर बैठ करके भी कुछ लोग अपनी तरीके से हायर एजुकेशन में कुछ अपना स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। सर लेकिन एनडीटीएफ क्यों जरूरी है शिक्षकों के लिए? नहीं, एनडीटीएफ डूटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनडीटीएफ के पास उसकी कमान आ जाए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये सिद्ध किया है कि हम टीचरों के और शिक्षा के दोनों के पक्ष में। देखिए, कभी भी अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति ये मानता है कि हम केवल शिक्षकों की बात करने से ही जो है वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तो ऐसा होना मुश्किल लगता है, क्योंकि जो भी सुधार होंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा, जो हमारे हितों की भी रक्षा होगी, हर स्टेक होल्डर की रक्षा होगी, तो वो इंक्लूसिव चीज़ होगी, इंक्लूसिव नेचर से होगी। उसमें स्टूडेंट का हित भी रहेगा, कर्मचारियों का हित भी रहेगा, शिक्षकों का भी हित रहेगा और शिक्षा का हित भी रहेगा। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं।
उसमें से कोई एक पिछड़ेगा तो सारी व्यवस्था पिछड़ेगी, कोई एक अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश, बाकियों को धकेल के करने की कोशिश करेगा तो भी उसका नुकसान होगा। इसलिए ये सभी पहियों को एक साथ आगे चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी ये पूरी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, अच्छे नागरिक प्रोड्यूस होंगे, अच्छे नागरिक प्रोड्यूस होंगे तो पूरा राष्ट्र का भला होगा, और राष्ट्र में हमारे अच्छे नागरिक होंगे, मानवतावादी लोग होंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। इस सोच के साथ हम लोग चलते हैं। सर, एके भागी क्यों जरूरी है बतौर डूटा प्रेसिडेंट? एके भागी होगा या कोई और व्यक्ति होगा, काम सिर्फ वो होना चाहिए जिससे शिक्षा और शिक्षक का भला होगा। अभी मैंने करीब करीब 10 साल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस विश्वविद्यालय में दिए। उससे पहले मैं डूटा एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी रहा और मुझे लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, तो इसलिए मुझे या मेरे संगठन को ये मौका मिलना चाहिए कि हम डूटा को भी एक बार लीड करें अब इस बार, और फिर हमारे काम को आप लोग देखेंगे, सराहेंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें आगे चलेंगी। सर, रोस्टर का मुद्दा रहता है यहाँ, बार बार दिल्ली विश्वविद्यालय में उठ खड़ा होता है। शायद 10,000 लोग होंगे अगर हम गिनती करें तो 5,000 लोगों का कोई स्टेक नहीं रहता। अगर अभी की स्थिति देखें तो 5,000 लोग बच जाते हैं, फिर 4 पार्टियों में ही डिवाइडेड है, फिर भी ये मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पाता? नहीं, देखिए, रोस्टर का मुद्दा जो है ना, उसके 2 कारण से मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कत आ रही है। एक तो हमारे सिस्टम में इसका लेट इंट्रोडक्शन होना, रिजर्वेशन का 97 में आया SC ST के लिए रिजर्वेशन, और फिर 2007 में जाकर के आ पाया OBC का रिजर्वेशन। तो क्योंकि लेट इंट्रोडक्शन हुआ तो जो इम्बैलेंस पहले से था उसमें जो पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं तो बैकलॉग की सीटें बनती हैं, और फिर जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर पहले लागू किया गया, फिर बाद में 200 पॉइंट रोस्टर 2013 में आया, और आज की जो स्थिति बनी हुई है तो उसमें शॉर्टफॉल की वैकेंसीज भी बनती है। अब इन सब का अगर सही तरीके से रोस्टर आप बनाएं और इसके अंदर कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जान के करने की कोशिश ना करें, चाहे आप काले कमेटी की रिपोर्ट से चले जाइए, चाहे आप DOPT की गाइडलाइंस चलिए, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, ना कोई इंटरप्रिटेशन में फर्क है। आप देखिए, दोनों को लागू करने से कोई फॉर्मूले में खास फर्क नहीं पड़ता है, परंतु नियत का फर्क पड़ता है। एक होता है कि जस्टिस इज बीइंग डन, एक है जस्टिस शुड अपीयर टू बी डन। तो हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल साफ समझ रखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन जो है ये लागू करना है विश्वविद्यालय में, और उसको इस तरह से करना है कि किसी भी वर्ग को ये ना लगे कि इसमें किसी का नुकसान हुआ, किसी भी वर्ग को ना लगे, और उसमें नुकसान होता भी नहीं। और जितना ये स्मूथ रहेगा उतनी ही जल्दी रेगुलराइजेशन में मदद मिलेगा। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके करेंगे। काले कमेटी को लेकर के जो है रहता है कि काले कमेटी यहाँ पूरी तरीके से लगाई नहीं जा रही है। काले कमेटी की रिकमेंडेशन तो अभी तक लीगल मतलब इस तरह से तो किसी ने पब्लिक कभी किया नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारे पास जानकारी, मैंने कागज तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया उसके बेस पे, जानकारी के बेसिस पे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ जगहों पे अंतर पड़ता है, जो शॉर्टफॉल की वैकेंसीज बनती है उसको स्ट्रीमलाइन करने की उसमें बात अच्छे ढंग से कही गई है, और वो होना चाहिए। NDT किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है? और मुद्दे शिक्षकों के हैं और शिक्षा के हैं। आपका शिक्षा का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान लौटना चाहिए, और डूटा का जो धाक थी और जो टीचर्स की रेलेवेंस थी और जो डूटा की बात को सुनने और सुनाने की शक्ति थी वो दोबारा कायम होना चाहिए। डूटा सुनने सबसे पहले सुनती थी और फिर रेलेवेंट जगह पर सुनाती थी। ये प्रक्रिया में जो पीछे कुछ समय से 4-5 साल से रोक लगी है उसको दोबारा से वापस करने की आवश्यकता है। फर्स्ट वी हैव टू बिकम ए गुड लिसनर। हमारे स्टेक होल्डर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं और वो हमसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, वो किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसे होगा, हम आपस में कैसे कंसेंसस क्रिएट करेंगे कि हमने जो है जो मुद्दा लेना है उसको बीच में नहीं छोड़ना, उसको कंक्लूजन पे लेके जाना। इस तरह की हमको आदत बनाना पड़ेगा एक बार दोबारा से, जैसे पहले किसी समय में रहता था। और अंत में फिर सभी चीज़ों को इनको जब आगे लेके जाएं तो रेजोल्यूशन की तरफ जरूर जाएं, केवल आवाज़ उठा करके उसको बीच में ना छोड़ दें।
सर एडहॉक का एक बड़ा चंक है आप विश्वविद्यालय में 5,000 लोगों का, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। आप लोगों ने कोऑप्ट का एक शायद ऑप्शन रखा हुआ है इस दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में। कभी किसी ने कोऑप्ट करने की कोशिश नहीं की इतने बड़े वर्ग से किसी भी व्यक्ति को? अनिल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले चार चुनावों से एनडीटीएफ हर बार जितने भी एग्जीक्यूटिव में मेंबर जीतता है, हमें तो कभी एक भी कोऑप्शन का मौका नहीं मिला और कभी कोई एक ऑफिस नहीं मिला, उससे पहले से भी ऑफिस नहीं मिला। ये कांग्रेस और लेफ्ट वाले कंबाइन करके हमेशा एनडीटीएफ को तो बाहर ही रखते रहे। तो ये प्रश्न तो बनता तो है डीटीएफ और एडी से, परंतु फिर भी अगर आप मेरी राय माने तो ऑफकोर्स उनका रिप्रेजेंटेशन आना ही चाहिए इसके अंदर। क्या आपके पास अगर ये मौका आता है तो देना पसंद करें? हाँ बिल्कुल, जो भी अगर कोई, लेकिन हमेशा इसके ऊपर सिर्फ ये नहीं कि इसमें मेरिट भी होना चाहिए। अगर कोई इस तरह के हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोगों को तो ज़रूर इस तरह का, मतलब कि ये सिर्फ जो है एडहॉक है या कोई टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, ये तो एक प्रक्रिया क्या ये, या आप कहिए अरेंजमेंट। सभी शिक्षक हैं और सभी वही समान बात काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पे भी बराबर नहीं मिल रहा, उनको बाकी चीज़ें बराबर नहीं मिल रहा। तो उसको जहां हम कर सकते हैं कम से कम बराबरी, वहां तो देना चाहिए। अब तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आप वार्ड कोटा के अंदर बच्चे आने शुरू हो गए, जी जी, है ना जी। अब कम से कम टीचर वेलफेयर फंड में इनके बारे में बात होने लगा, तो उसमें भी एनडीटीएफ ने बहुत मेजर रोल अदा किया है। एडहॉक एक्सपीरियंस आपका काउंट होने लगा, तो मेन स्ट्रीम के अंदर इनको अब बाकी उनका प्रमोशन भी हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिले, उनको लीव भी मिले, इसका प्रावधान करना, और साथ ही साथ उससे पहले उनको जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है वहां लाना, तो इसकी आवश्यकता पड़ रही है। इंक्रीमेंट को लेकर के सर सवाल है, एडहॉक्स को इंक्रीमेंट भी नहीं देखिए, मिलता। वो तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप टेम्परेरी और एडहॉक अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर यही एक अंदर पाया गया। तो उसमें टेम्परेरी में तो मिलता है। अब ये नोशनल ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से हम इसको चैलेंज करके और बाकी सारे बेनिफिट्स इन लोगों को दिला पाते हैं, इसके बारे के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा वार्तालाप या उसके ऊपर चर्चा विश्वविद्यालय में हुई नहीं है। विश्वविद्यालय के स्तर पे और जरूरत पड़े तो यूजीसी और गवर्नमेंट के स्तर पे भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, और आई एम कन्विंस्ड कि ये मिलना चाहिए। आप शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही अपील कर रहा हूं कि आप लोग एक बार दोबारा यूनाइट हो जाइए। आप अपने अपने इश्यूज के ऊपर फ्रेगमेंटेड मैनर में सोचना बंद करिए। आप सभी इश्यूज को शिक्षकों के और शिक्षा के इश्यूज मानिए, क्योंकि अल्टीमेट कैजुअलिटी इस सारे सिस्टम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनती है अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है। हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, हमारे प्रमोशन समय पे नहीं मिल रही, हमें ज़्यादा लंबे समय तक एडहॉक रखा गया, हमें परेशानियों में रखा गया शिक्षक को, तो उसकी कैजुअलिटी, फर्स्ट कैजुअलिटी, हम अपने पोटेंशियल से कई बार फिर काम नहीं कर पाते। तो घर में भी कुछ अगर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तभी उस दिन ही मतलब क्लास के अंदर थोड़ा सा मन इधर से उधर हो सकता है। और ये परमानेंट प्रेशर अगर रहे लोगों पे कि मेरे चीज़ें जो मुझे समय मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं, तो उसकी फर्स्ट कैजुअलिटी टीचिंग। और सारा ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, ये बनाया तो आफ्टर ऑल किस लिए है? ये तो टीचिंग लर्निंग के लिए बनाया ना। तो अगर किसी भी कारण से इतना सरकारी बजट और खर्चा होने के बाद में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है कमी आती है, तो सबसे पहले तो उसी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो दिल्ली सरकार बार बार सैलरी रोक देती है, उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? मुझे लगता है कि वहाँ पर मंत्री जो हैं और शिक्षा मंत्री जो हैं वो, और जो चीफ मिनिस्टर है, उनको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कुछ लोग मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी वहाँ एक्सेस है, जो जाते हैं वहाँ पर, आते हैं, और उन्होंने ही कुछ इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसी तरह की कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब प्रोफेसर त्यागी ने वाइस चांसलर ज्वाइन किया था, तो वो सेम सेट ऑफ पीपल, वो लोगों ने वहाँ पर भी उनको इन्फॉर्म गलत किया था, और उसका खामियाजा 4.5 साल तक इस विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ा। तो ये कोई, मैं इस बात के लिए बिल्कुल, मतलब आई एम कन्विंस्ड कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दिया गया वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। उन्होंने खुद 12 कॉलेजों में स्पेशल ऑडिट करा के देख लिया,
पहले वो ऑडिट घोष- के बाद सर उन्होंने प्रिंसिपल पे ही चार्ज लगा दिए हैं, तो नहीं, चार्ज तो नहीं लगाया उन्होंने। कोई चीज़ प्रूव उनके ऑडिट में नहीं हुआ कि कहीं कोई पैसे की गड़बड़ है, ये तो नहीं हो पाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टूडेंट फंड को आप लोग जो हैं वो खर्चा नहीं जो किया है, उस खर्चे को आप जो है मेन ग्रांट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो यूजीसी और यूनिवर्सिटी के नियम अलाउ ही नहीं करते। अब ये 12 कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस दिल्ली के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पर नियम कायदे कानून जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चलते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कायदे कानून के हिसाब से सैलरी के फंड में आप स्टूडेंट फंड का पैसा खर्च नहीं कर सकते, चाहे आपके पास में आप कोई अनस्पेंड। देखिए, अगर वहाँ का पैसा जो स्टूडेंट फंड में इकट्ठा हुआ वो कोई घर ले जाता, तब तो आप कहते कि कोई फाइनेंशियल बंगलिंग हुई, लेकिन वो पैसा तो फिक्स डिपॉजिट में है ना। और आने वाले वक्त में स्टूडेंट एक्टिविटीज पे ही और स्टूडेंट फैसिलिटीज के ऊपर वहां पर खुद उनके गवर्निंग बॉडी मेंबर्स रहे हैं, उन लोगों ने उनको खर्चा करना चाहिए था। ये कोई जितने 12 के 12 कॉलेज हैं वहां स्टूडेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वहां तो बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप था। तो उनके खुद गवर्निंग बॉडी चेयरपर्सन और ट्रेजरर थे, उनको वो पैसा जो था स्टूडेंट एक्टिविटी का, वो स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए या फिर स्टूडेंट की फैसिलिटीज के लिए उसको खर्चा करना चाहिए था। उन्होंने वो खर्चा नहीं किया, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए। सर वो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में बदलाव कर दिया था। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस वाली बात जो है वो भी मैंने कहा ना, दे आर मिस इन्फॉर्म्ड, दे डू नॉट नो एग्जैक्टली, क्योंकि वो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस उसी तरह का जो है वो डीटीयू में लगाया हुआ है, हाई फी स्ट्रक्चर पे डीटीयू चले गया, एनएसयूटी भी हाई फी स्ट्रक्चर पे चले गया, और जितने उनके विश्वविद्यालय उन्होंने बनाए हुए हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब हाई फी स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फंड उनका सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जा चुका है, और वो वही मॉडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन 12 कॉलेजों पर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, यहाँ ऐसा संभव नहीं है। 100% फाइनेंस करने का काम वो स्टेट गवर्नमेंट का है इस मामले के अंदर। ये 12 कॉलेजेस 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद में इस वाले प्रक्रिया में गए थे कि इसमें स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो इनकी फंडिंग करेगी, बट इट वाज वेरी क्लियरली रिटन कि दे विल रिमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज इन पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर सभी प्रांतों से आए हुए स्टूडेंट्स का पूरा हक रहेगा। तो ये एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, इसको दोबारा रिविजिट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके ऊपर कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती है। और अगर उनके मन में ये कहीं से आया है किसी लोगों के द्वारा अगर कि इन कॉलेजों को हम किसी और विश्वविद्यालय के साथ जोड़ सकते हैं, ये कोई भी शिक्षक और कोई स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय का इसको होने नहीं देगा। तो अगर उनके मन में ऐसा कुछ है तो वो इस ख्याल को त्याग दें और फंडिंग बिल्कुल रेगुलर तरीके से जारी करना चाहिए उनको। और ये जो स्थिति बना रखी है कि हर बार सैलरी के लिए और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए कॉलेजेस को परेशान होना पड़ रहा है, ये बंद होना चाहिए। सर जो वर्तमान वाइस चांसलर है वो डीटीयू से आए, हाई फंडिंग वाले यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका खतरा यहाँ भी दिखेगा क्या? देखिए, खतरा दिखेगा तो खतरा तो फिर उनको झेलना पड़ेगा। अब हम लोग जो हैं अगर मान लीजिए कि किसी व्यवस्था में काम करते हैं, वहाँ जैसा चलता है जी वहाँ उस तरह से, लेकिन जहाँ आप दूसरी जगह काम करने आए वहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह से जितनी जल्दी समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। और 1-2 अटेम्प्ट्स उन्होंने किए हैं इस तरह के आते ही, जिसका हमने कड़ा विरोध भी किया है। और अगर वो अपनी इसी तरह की चीज़ों में लगे रहे तो आने वाला वक्त मुझे तो टफ लगता है और उसका फिर पूर्ण रूप से विरोध भी किया जाएगा। सर मान लीजिए कि रेगुलराइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही व्यवस्थाएं संभव नहीं होगी किसी कारण से। नहीं, रेगुलराइजेशन 100% संभव है, रेगुलराइजेशन 100% संभव है। सर हाइपोथेटिकली मान लेते नहीं, हैं तो फिर रेगुलराइजेशन 100%, क्योंकि रेगुलराइजेशन का अभी भी मैं आपको दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज ए प्रोसेस टू चेंज द एडहॉक स्टेटस टू ए परमानेंट स्टेटस। 5 दिसंबर 2019 तो रेगुलराइजेशन इज ए प्रोसेस टू चेंज द स्टेटस ऑफ एडहॉक स्टेटस टू ए परमानेंट स्टेटस। तो ये संभव क्यों नहीं है? अब उसका तरीका क्या होगा इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। जी हाँ, उसका तरीका बिल होगा, उसका तरीका ऑर्डिनेंस होगा, उसका तरीका लीगल इंटरवेंशन होगा, उसका तरीका इकोसिस्टम के अंदर जो यहाँ के इंटरव्यू के माध्यम से जो शिक्षक या जो एक्सपर्ट्स जाते हैं या जो लोग जाते हैं, क्या वो उन्हीं लोगों को लगाएंगे? ये बात के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं।
इसलिए हमने कहा कि जो रेगुलराइजेशन डाउन डाउन कहता है वो मूर्ख बना रहा है, क्योंकि एडहॉक स्टेटस से परमानेंट स्टेटस में जाने वाले प्रोसेस को अगर आप रेगुलराइजेशन कहते हैं तो वो कभी डाउन डाउन नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। उसमें डिस्प्लेसमेंट का खतरा कितना लगता है? देखिए, वो मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट वाली बात और है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम बिल की डिमांड करेंगे ना, रेगुलराइजेशन थ्रू अ बिल और ऑर्डिनेंस। जी जी, ये चीज है। अभी तो अगर आप एब्जॉर्प्शन को आप देखेंगे ना, तो एब्जॉर्प्शन वगैरह जहां पर जैसे मतलब वर्ड इस्तेमाल हुआ या कुछ हुआ है वो पहले इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके अंदर कई बार ये भी रहा है कि जिस लो फीस मतलब सैलरी स्टेटस में आप काम करते रहे वही मिल गया आपको, या जिस स्टेटस में आप अभी देखिए हरियाणा के अंदर कुछ गेस्ट टीचर्स को 58 साल की उम्र तक गेस्ट का ही स्टेटस कर दिया। तो वो तो जिस स्टेटस में उसी स्टेटस में। एब्जॉर्ब का तो मेरे को जो मतलब समझ में आता है कि स्टेटस बदलता नहीं। 2019 4 दिसंबर को कहिए कि 4 दिसंबर को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कुलपति दफ्तर को घेर लिया गया, इसके बावजूद भी उस तरीके का प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाया जिस तरीके का होना चाहिए था, और जिस चीज के लिए घेरा गया था वो समाधान भी नहीं हुआ। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, वैसे तो बात यह है कि 4 दिसंबर का जो एजिटेशन हुआ था वो 28 अगस्त के लेटर को विड्रॉ करने के लिए प्राइमरीली हुआ था। ये बात तो कभी किसी को मतलब जो है घुमा फिरा के नहीं कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि 28 अगस्त का लेटर तो आंशिक रूप से वापस हुआ, और उसका कारण ये है कि जो ऑर्डर एमएचआरडी ने दे भी दिया उसको यहाँ का ही शिक्षक संघ चैलेंज भी करता रहा इनडायरेक्टली, और उसको लागू नहीं हो उसको भी लिंगर ऑन करता रहा। सबसे पहले उसको लागू करवाना चाहिए था, क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी थी जो हमारे अल्टीमेटली रेगुलराइजेशन की फेवर में या एब्जॉर्प्शन की जिसको आप कहते हैं उसकी फेवर में जाती। तो वो चूक तो किया है। अब जो डूटा को लीड कर रहे होते हैं ग्रुप, जिनके ऑफिस बेरर्स होते हैं, हमसे सिर्फ समर्थन वो ले सकते थे। हम पूरी तरह से हर तरह से उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे, बल्कि 5 तारीख की मीटिंग भी हम ही लोगों के दबाव में आकर के हुई थी। और इसके अंदर वरना तो ये लोग तो आ गए थे रात को, 4 तारीख की रात या 5 की सुबह वाइस चांसलर से मिलकर, और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि नोबडी इज एग्रीइंग टू एनीथिंग, और इवन लेटर भी वापस ना होने की बात कह रहे थे। तो ये लोग तो सरेंडर 5 की मॉर्निंग में ही कर चुके थे, परंतु फिर उसके बाद में हम लोगों के इंटरवेंशन से ये सब कुछ संभव तो हुआ और उसको इम्प्लीमेंट करा। तो बाद में उसके साथ साथ लोगों के जो हमारे एडहॉक शिक्षकों के अंदर गुस्सा था कि बहुत समय से जो है, क्योंकि वो प्रशासन ने रेगुलराइजेशन या परमानेंटाइजेशन को रोक रखा था, उसके विरुद्ध फिर उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन में भी जो ऑफिस बीरर्स थे उन्हीं के 2 पार्ट हुए। एक सेट ऑफ ऑफिस बीरर्स कहते रहे कि इस आंदोलन को बंद करना चाहिए, और वो तो हमने 4 तारीख की रात से ही देख लिया था उनका रवैया कि यहां से बाहर चलते हैं। तो उसमें उन्हीं के आपस में डिवीजन था कि भाई हम तो इसको बंद करना चाहिए आंदोलन को। और दूसरे लोग जो थे वो अनफॉर्चुनेटली 4 और 5 को, उसमें से जो उनके मेन लीडर थे वो दिल्ली से गायब थे किसी कारण से। तो 7 को आके लगा उनके हाथ से कहीं कुछ निकल गया, तो 7 को आकर के फिर उन्होंने हंगामा शुरू किया, दूसरी तरफ उसको मोड़ने की कोशिश किया। हालांकि वो डिमांड जस्टिफाइड थी, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 4 दिसंबर को हम एब्जॉर्प्शन लेने गए थे, तो वो तो वहां पर आप सारे उस टाइम के पोस्टर्स को देख लीजिए। उन पोस्टर्स के अंदर क्या लिखा रहता है? हाँ, डिमांड जस्टिफाइड है। डिमांड जस्टिफाइड थी। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, उस चीज को इनकैश डूटा को करना ही चाहिए था। वो सही मौका था, सही मौके पे सही बार। अगर डूटा के ऑफिस बीरर्स यूनाइटेड होते, सभी लोगों को मिलकर करना पड़ता, और शायद उस समय वो डिमांड भी क्लिंच हो गई होती। 5 दिसंबर 2019 का सर जो लेटर आया था, उसमें टिल परमानेंट अपॉइंटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब ये लागू हो पाया इतने दबाव के बावजूद? नहीं हो पाया, नहीं करा पाए ना। डूटा के ऑफिस बीरर्स नहीं करा पाए, क्योंकि उनके अंदर ऑफिस बीरर्स भी अपने में फाड़ हो गए। उन फाड़ का नतीजा ये हुआ कि ना तो वो ही पूरी तरह से लागू हुआ और ना ही एब्जॉर्प्शन हुआ। यही समझदारी दिखानी थी डूटा लीडरशिप को। यही होता है कि लीड करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। पहले तो 4 तारीख की रात को ये कह देना कि भाई चलिए घर वापस,
और उसके बाद में जो मिला भी 5 तारीख को उसको भी पूर्णतः रूप से लागू ना करा पाना, यही एक ऐसा लक्षण है जो हिंट करता है कि ये लीडरशिप दोबारा वापस रिपीट होकर आना नहीं चाहिए। सर, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न है कि इतने दिनों के प्रयास के बावजूद, या जब आप कहा जाता है कि इसी मेंबर रहे, तो आपने इस तरह के प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाई चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे। क्या जीतने के बाद जो है कुछ टाइम लेंगे, या लगता है आपको कि जल्दी में कुछ संभावना है इन चीज़ों के समाधान? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब तक डूटा दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं करेगी, आप चीज़ों को उठाते रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ से स्लिप होती रहेंगी। हमको अपने आप को पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ को किस तरह से उठाना है, अपने आप को कैसे एजुकेट करना है, कैसे अपने आप को एजिटेट करना है, और उस एजिटेशन से जो दबाव बने फिर कैसे नेगोशिएट करना है। इसकी एक पूरी रणनीति तैयार करके, चाहे छोटा इशू आपके नज़रों में कोई होता हो, चाहे वो बड़ा इशू होता, लेकिन जिसके लिए जो इशू होता है वो उसके लिए बड़ा होता है, केवल उसमें नंबर्स मैटर कर रहे होते हैं। कोई इशू जो है वो हज़ारों की संख्या के लोगों के लिए होता है, कुछ इशू जो है वो 5 ही लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो वो नंबर के लिए होता है, लेकिन जिसके लिए वो होता है वो जीने मरने का प्रश्न होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। तो कोई इशू ऐसा हो जिसमें बड़ा नंबर इन्वॉल्व है, छोटा नंबर इन्वॉल्व है, उसकी तैयारी पूरी करनी पड़ती है। और बिना तैयारी के किए गई लड़ाई, बिना मंशा के की गई लड़ाई, बिना नियत के की गई लड़ाई, किसी अपने बाहरी पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से की गई तैयारी और लड़ाई, या केवल गरीब को गरीब रख के, दुखी को दुखी रख करके राजनीति के अंदर जो है अपने को ऊपर बढ़ाने की राजनीति, अगर ये सब चीज़ें शिक्षक आंदोलन में घुसेंगी या वो डूटा की राजनीति में घुसेंगी तो फिर शिक्षकों का भला होना मुश्किल है। और यही कारण मैं समझता हूँ कि 10 सालों से हमारी चीज़ों को लटकाए हुए। आपके साथ जो आपके पैनल के लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनके बारे में भी आप बता दें हमारे चैनल के माध्यम से। तो हाँ, मैं इस बार हमारे एनडीटीएफ के जो पैनल है उसमें ए.के. भागी प्रेसिडेंट के लिए, मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, रसायन विज्ञान, दयाल सिंह कॉलेज में। इसके साथ डॉक्टर चमन सिंह, ये मैथमेटिक्स आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हैं और पहले एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, और इनकी परफॉर्मेंस एज एकेडमिक काउंसिल मेंबर बहुत बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी एकेडमिक काउंसिल में वाइस चांसलर के मुंह पे 150 एकेडमिशियंस की प्रेजेंस में उसके टर्मिनेशन को, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं करना चाह रहे हैं, जान के चीज़ों को डिले कर रहे हैं, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पेश भी किया, उसको वॉइस वोट से पास भी करवाया। हालांकि उस समय नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ समय के बाद फिर उनका वो रेजोल्यूशन काम भी एक तरह से इनडायरेक्टली आया, जब वही जो वो कह रहे थे वो हुआ भी। इसके अलावा हमारे एक पैनल से डॉक्टर हरिंदर सिंह हैं, बड़े पुराने सीनियर एक्टिविस्ट हैं, एनडीटीएफ के नोन हैं, अभी सिटिंग डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और डिटर्मिन्ड पर्सन हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा रहेगा टीम में और डूटा के उसमें। इसके अलावा हमारे साथ में कमलेश रघुवंशी, ये रामानुजन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के हैं और बहुत पुराने, ये भी एक तरह से बहुत सोशल वर्कर भी रहे हैं और सारे सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और डूटा के पुराने सिपाही हैं, ये रहने वाले हैं। और हमारे इसके बाद में एक फीमेल कोलीग हैं जो सिटिंग मेंबर हैं, लूके कुमारी खन्ना, तो ये हमारे भारतीय कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की हैं और ये भी वेल नोन एक्टिविस्ट हैं। और अभी जो 12 टीचर्स को रिप्लेसमेंट हो रहा था यहाँ पर, जहाँ हटाया जा रहा था विवेकानंद कॉलेज में, वहाँ पर कुछ एडहॉक शिक्षकों पे और इनके ऊपर ही केस लगा। हालांकि डूटा के कुछ ऑफिस भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने किया, तो वो लोग तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, गए नहीं, उन पर तो कोई केस भी ऐसा है नहीं, इनके ऊपर केस लगा और हम लोगों ने दबाव डाल करके फिर जो है यहाँ से लेटर भी भिजवाया। विश्वविद्यालय ने डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी को डायरेक्ट किया कि आप इनकी दोबारा रीजॉइनिंग करवाइए।
तो बहुत मंझी हुई एक्टिविस्ट हैं। और महेंद्र मीना 2 बार AC मेंबर रह चुके हैं, अभी सिटिंग डूटा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं शिवाजी कॉलेज में और वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमेशा डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए बात भी करते हैं और अच्छे से आवाज़ उठाते हैं उनके लिए, और शिक्षक आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो ये टीम है। और बाकी तो बात ये है कि जब सभी जो भी लड़ रहे हैं 23 के 23 सभी को मेरी शुभकामनाएं, और जो भी लोग जीतेंगे अंत में जो टीम बनेगी वो सब शिक्षकों के ही पक्ष रखने वाले हैं। तो सब शिक्षकों का पक्ष रखने वाले सभी का स्वागत है और सभी को शुभकामनाएं। सर एक प्रश्न जो है रह गया है बीच में, मैं उसको पूछ ले रहा हूँ आपसे कि जो ये एडहॉक टीचर्स भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं और डूटा एग्जीक्यूटिव का भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी देखते हैं? देखिए, मैं इसमें कोई उनकी मजबूरी नहीं देखता। हर शिक्षक को पूरा अधिकार है, हर उस व्यक्ति को जो हमारा डूटा का मेंबर, उसको अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। ये तो जनरल प्रिंसिपल है। मुझे सिर्फ उन यंग साथियों को ये कहना है कि डूटा एक ऐसी बॉडी है जो सभी के अधिकारों के लिए लड़ेगी। आपने उसका रिप्रेजेंटेशन लेना, आप एक इशू के ऊपर चुनाव मत लड़िए, मेरी उनसे आग्रह है, बाकी उनकी मर्जी है। उनको चाहिए ये कि वो इंक्लूसिव एजेंडा के साथ आए। केवल एक एजेंडा से तो डूटा का भला नहीं होने वाला, यूनिटी नहीं आने वाली, तो उस तरह से उनको काम करना है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडहॉक्स, देखिए, टीचरों के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने कहा मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, और मौका लगेगा तो हम उस सेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे पैनल के अंदर जो देखेंगे तो आप हर सेक्शन के लोग हैं, इसमें OBC के भी मिलेंगे, आपको दूसरे डिप्राइव्ड सेक्शन के भी लोग मिलेंगे, वुमेन भी मिलेगी, हर तरह का मिक्सचर होता ही है, क्योंकि समाज से आए लोग हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। और फिर जब हमने पैनल बनाया तो उसमें वाजिब बात है, हर तरह के लोग आएंगे ही। मुझे लगता है कि शिक्षकों के भले के लिए वो किसी भी तरह का टीचर हो, चाहे वो एडहॉक बेसिस पे काम करता हो, टेम्परेरी, वो अगर कहता मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो वो ये कहते हुए कि मैं एडहॉक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सिर्फ ये कहते हुए अगर आए और सिर्फ एक्सक्लूसिव एजेंडा से आए, तो वो हमारी यूनिटी के लिए खतरा बनेगा, वो हमको यूनाइट करने में मदद नहीं कर पाएगा। सर 26 टीचर हमेशा छूट जाते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे हैं, उनका कहना है कि हमारी बात कभी सुनी नहीं जाती है, ये जब भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा हर पैम्फलेट आप देख लीजिए, हमने बिल्कुल क्लियर कट करके लिखा है एडहॉक ओब्लिक टेम्पररी बेसिस, क्योंकि हम ये समझते हैं कि टेम्पररी बेसिस एडहॉक बेसिस के लिए भी होना चाहिए, लेकिन टेम्पररी बेसिस वालों के साथ तो जिनको फुल सिलेक्शन कमेटी फेस भी हो चुका था, उनको इंक्रीमेंट भी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। UGC रेगुलेशन खुद कहता है कि जो व्यक्ति सब्सटेंटिव पोस्ट पे काम कर रहा है उसको उसका प्रमोशन मिलना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता कि वो परमानेंट अपॉइंटेड है या टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंटेड, सब्सटेंटिव पोस्ट पे तो मिलना चाहिए। इन सबके तो बहुत लंबे समय से प्रमोशन हो जाने चाहिए थे, जो इनका अधिकार छीना गया है। वैसे तो एडहॉक को भी मिल सकता है, नोशनल ब्रेक मान करके आपने इतने लंबे समय तक काम किया, तभी जब आपने इंक्रीमेंट वाली बात करी तो उसके अंदर ये चीज़ जुड़ती है कि आपको अगर नोशनल ब्रेक है तो नोशनल ब्रेक के बेसिस पे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा करने के बाद LTC, मेडिकल फैसिलिटीज, मैटरनिटी लीव और साथ साथ में प्रमोशन भी, इन सब शिक्षकों का जिस मर्जी बेसिस पे काम करते हैं इनका अधिकार बनता था, क्योंकि ये टोटल अमॉल्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, ये फिक्स सैलरी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रेड में काम कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप विजयी हों और डूटा को जो है मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर A.K. भागी जो हमसे बात कर रहे थे, जो कि डूटा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं NDTF की ओर से, और उन्होंने अपने पैनल का जिक्र किया है। तो ये चर्चा हम आपसे जो है लगातार कर रहे हैं कैंडिडेटों को लेकर के, और इस परिचर्चा में जो बातचीत हुई है वो आप हमारे चैनल टॉकिंग न्यूज़ के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।